हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों 19 जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है, देखेंगे क्या है 19 जुलाई में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 19 जुलाई का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान के किस तिथि में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो क्लियर है कि नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो नेल्सन मंडेला के सम्मान के लिए मनाया जाता है। और वो किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 18 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 18 जुलाई, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला के सम्मान के एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, जिसे प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि उनका जन्मदिन है। ठीक है, यानी कि 18 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवंबर 2009 में इस दिन को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया था और 18 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र का पहला जो है नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर ये पूछा गया है कभी एग्जाम में कि पहला नेल्सन मंडेला दिवस किस जो वर्ष मनाया गया था, तो वो मनाया गया था सन 2010 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेल्सन मंडेला थे कौन। तो नेल्सन मंडेला दोस्तों फॉर्मर एंड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ब्लैक हेड प्रेसिडेंट थे वो साउथ अफ्रीका के। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई 5 दिसंबर 2013 को, जब वो 95 साल के थे। बात करें अगर पुरस्कारों की दोस्तों, तो उनको वैसे बहुत सारे पुरस्कार मिले, तब भी हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे देखिए साकरोव पुरस्कार जो कि 1988 में उन्हें मिला था, उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है उन्हें। ठीक है, निशान पाकिस्तान से भी उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज भी उन्हें मिल चुका है दोस्तों, लीन पीस प्राइज उन्हें मिल चुका है और बहुत ही कम करीब करीब 100 से ज़्यादा और पुरस्कार भी वो जीत चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी नामक का एक पहल जो है वो शुरू की है एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरों को बिजली में बदलने का जो है फैसला किया है। ठीक है, तो ये फैसला किया है दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पूरी जानकारी की इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरों को बिजली में बदलने का जो फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि UEPPCB के अनुसार इस कचरे में 5 मेगावाट जो है बिजली जो पैदा की जा सकती है और प्रदूषण पर अंकुश भी लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। ठीक है, इस योजना को लक्ष्य पहाड़ी राज्यों में ठोस कचरे को निपटाने के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना भी है, जिसमें 13 क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में 10 किया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में जो जमा कचरे हैं उनको लेकर के बिजली में कन्वर्ट करने का जो अभियान है और वो बिजली जो कि 5 मेगावाट बिजली तक जो उत्पन्न करना, ये जो उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य रहेगा। और ये किसके थ्रू रहेगा? ये है वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत जो उत्तराखंड सरकार ये काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई उत्तराखंड की, तो एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड का। ये जो आप रेड हाईलाइटेड एरिया देख पा रहे हैं, ठीक है, लाल कलर का, ये हमारे भारत के मैप में उत्तराखंड का जगह है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी की, तो देहरादून है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र रावत। ठीक है, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 71। बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें प्रमुख बांधों की, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है टिहरी बांध। ठीक है, जो कि कहाँ पे नदी है दोस्तों? भागीरथ नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान और चीन ने पाक आधारित कश्मीर, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सुदोटी जिले में एक जो है डैश नामक जो है मेगावाट आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के हस्ताक्षर किया। ठीक है, पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइंड फॉर अ कितने मेगावाट का बिजली का जो है उन्होंने साइन किया है, जो कि किसके तहत साइन किया? आज़ाद पठान हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि कहाँ पे साइन किया है दोस्तों उन्होंने ये साइन किया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, तो POK के नाम से भी आप इसे जानते होंगे, POK में। और ये कितने जो है बिजली का उत्पाद करने के लिए इन्होंने ये नया जो है विद्युत परियोजना बनाया है, ये है 700 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा सही आंसर है,
पूरी डिटेल्स देख लेते हैं इसकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान आधारित कश्मीर यानी कि POK, ठीक है। POK दोस्तों है क्या? POK भारत का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है, जो कि अक्सर ही कश्मीर के टेरिटरी हिस्से में आता है, ठीक है दोस्तों। तो POK के सुदोटी जिले में, ठीक है, झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पठान जल विद्युत परियोजना के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 1.5 बिलियन डॉलर का यह परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक, ठीक है, गैलियर यानी CPEC के तहत जो दूसरा बिजली परियोजना है। 1100 मेगावाट की कोल परियोजना के तहत पहला समझौता 23 जून को हस्ताक्षर किया गया था और 2.3 बिलियन डॉलर मूल्य की भी इस परियोजना में मुजफ्फराबाद के पास जो झेलम में भी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो 700 क्या बोलते हैं मेगावाट का इलेक्ट्रिक जो है फील्ड बनाएंगे, ठीक है, जहाँ से वो उस 700 मेगावाट का बिजली जो है उत्पादित करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन बिनवी, ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सी जिनपिंग, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि CBSE ने AI पाठ्यक्रम को एकत्रित करने के लिए किस टेक दिग्गज के साथ जो है वो अपना टाई अप किया है, ठीक है दोस्तों। मतलब CBSE टाई अप विद विच टेक जायंट टू इंटीग्रेट AI करिकुलम, ठीक है। AI करिकुलम कहाँ इंटीग्रेट करना चाहते हैं? वो अपने पुस्तक मतलब किताबों में, अपने सब्जेक्ट्स में जो भी उनके चैप्टर्स होते हैं उनके बीच में एक AI चैप्टर भी इंक्लूड करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो है किस टेक दिग्गज के साथ टाई अप किया है? तो वो टाई अप किया है उन्होंने IBM के साथ, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है यानी कि CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में कक्षा 11 और 12 के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम जो है एकत्रित किया है। पाठ्यक्रम जो है वो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, IBM का दोस्तों फुल फॉर्म, के सहयोग से जो है विकसित किया गया था, ठीक है। IBM AI पाठ्यक्रम कार्य शिक्षा और कार्य सेवा, ठीक है, कार्यक्रम के माध्यम से CBSE के सामाजिक आधिरकता का एक हिस्सा जो होगा, ठीक है दोस्तों। IBM जो है वो AI पाठ्यक्रम छात्रों के लिए ज्ञान यानी मूल बातें, इतिहास, आवेदन कौशल, डिजाइन सोच, कंप्यूटेशनल सोच, डेटा प्रवाह, महत्वपूर्ण सोच और मूल्यों यानी नैतिक निर्णय लेना पूर्वाग्रह के आधार स्टैंडर्ड से मिलाकर के पाठ्यक्रम जो है ढांचे को आसपास से संरक्षित करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है आज के टाइम पे AI का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता जा रहा है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक चीज़ जो है वो आजकल AI में जो है अपने आप को बदल रही है। तो इसीलिए AI के बारे में नॉलेज शुरू से ही देने के लिए CBSE ने जो ये फैसला किया है, ताकि जो बच्चे जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको शुरू से ही पता हो कि AI जो है वो क्या होता है, किस तरीके से काम होता है और क्या इसका मकसद है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो CBSE के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। CBSE का जो है हेड ऑफिस कहाँ है? वो नई दिल्ली में। IBM के कार्यकारी अध्यक्ष है वर्जीनिया में जो क्या नाम है इनका? एन रोमेटी, ठीक है। IBM के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष है अरविंद कृष्ण और IBM का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गैबोन, ठीक है, गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ठीक है, बहुत ध्यान देने वाले क्वेश्चन दोस्तों। पहली प्रधानमंत्री जो महिला वो बनी है और वो कौन बनी है, ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन, ठीक है, बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। तो ये बनी है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ओसुका रपोंडा, ठीक है। ओसुका रपोंडा इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं डिटेल्स देखने के लिए, ठीक है। तो रोज क्रिश्चियन ओसुका रपोंडा को गैबन की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त किया गया है, वह देश के 12वें PM है और जूलियन निकोलगो बेगलो के स्थान को लेंगी, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मतलब कौन थे PM के स्थान पे? वो थे जूलियन निकोगो बेकाले, ठीक है दोस्तों। इस पद को संभालने से पहले फरवरी 2019 में ओसुका रोपांडा ने रक्षा मंत्री के रूप में जो है कार्य किया है, ठीक है दोस्तों। उनकी नियुक्ति गोवान के राष्ट्रपति अली बोंगा ओंडिम्बा द्वारा जो है जनवरी 2019 में किया गया, जो कि चौथी कैबिनेट फरबदल है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो गोबन की कैपिटल क्या है? गोबन का कैपिटल है लिब्रेविल और गोबन की मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ठीक है दोस्तों। अगर अब बात करते हैं ये कंट्री की, दोस्तों ये कंट्री कहाँ पर है? क्योंकि बहुत ही अजीब सा नाम है इसका, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक कंट्री भी दिखा दिया जाए, ठीक है। तो गोबन जो है वो कंट्री इन सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, मध्य साउथ अफ्रीका की में है वो कंट्री स्थित है। अगर आप मैप की में देखें दोस्तों, तो ये जो छोटा सा रेड हाईलाइटेड एरिया है, छोटा सा एरिया, यही है दोस्तों जिसका नाम है देश का
गबन, ठीक है। और यहीं की महिला राष्ट्रपति को महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है ओजुका रबांडा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को नियुक्त की मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों। आरबीआई हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, ठीक है दोस्तों। तो ये किसे किया है दोस्तों, ये किया है श्याम श्रीनिवासन को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से जो है वह नियुक्त करने की जो मंजूरी दे दी है, जो कि 23 सितंबर 2020 से अपने कार्यकाल का वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे और 22 सितंबर 2021 तक रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब इनका कार्यकाल फिर कब तक जो मंजूरी देने का कब तक बढ़ गया है, ये बढ़ा है 22 सितंबर 2021 को तक ये दोबारा से बढ़ गया है। जो तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। बात करते हैं कुछ चित्रों की नोट्स की। तो प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, जैसे कि मैंने बताया। मुख्यालय है अलुवा केरल में, और टैगलाइन क्या है, आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है दोस्तों। फेडरल बैंक का टैगलाइन है आपका परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप से में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाले क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज का आंसर, ठीक है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हुआ है ऑप्शन ए पी परवीन सिद्धार्थ, ठीक है। पी परवीन सिद्धार्थ जी को राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को भारत के राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, भारत के राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। वह विक्रम सिंह की जगह लेते हैं, जिनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति सचिवालय में बंद कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। सिद्धार्थ जो है राष्ट्रपति सचिवालय में ओएसडी के रूप में सेवानिवृत्त हैं। उनका कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ जो है वो सटर्मिनस हो, ठीक है दोस्तों। विक्रम सिंह का जहाजरनी मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अग्रवाल के रूप में 2/11/2022 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है पी परवीन सिद्धार्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि किन्हें जो है राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में जो चुना गया है, तो उनका नाम है दोस्तों पी परवीन सिद्धार्थ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सैप के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ सैप। सैप क्या है दोस्तों, सैप जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। और उसके एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उसे नियुक्त किया गया कुलमीत बावा को, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, कुलमीत बावा जी को अपॉइंट किया गया। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए, ठीक है। तो सैप ने 20 जुलाई 2020 को प्रभावी सैप भारतीय, ठीक है, उप महाद्वीपों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है कुलमीत बावा की नियुक्ति की घोषणा की है, ठीक है। तस्वीर में जिन्हें आप देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है कुलमीत बावा, ठीक है। कुलमीत हमारे जो कि प्लास्टिक तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण एसपी, ठीक है, एसएपी अनुभव प्रदान करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार होंगे बोला, ठीक है। साथ ही साथ भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रथम मानसिकता अपनाने के व्यवसाय का जो मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। ये जो है सैप के थ्रू बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। कुलमीत जो है वो सीधे स्कॉट रेसल, ठीक है, एसएपी एशिया पैसिफिक जापान एपीजे के अध्यक्ष के रूप को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सैप का। तो सैप का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी जो खोज हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1972 को, जहाँ हुई थी वेनमन जर्मनी में, ठीक है दोस्तों। ध्यान देने वाली क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रमेश टीकाराम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध डैश क्या थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो रमेश टीकाराम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज फेमस फॉर, किस लिए फेमस थे वो फेमस थे बैडमिंटन प्लेयर के, ठीक है दोस्तों। वो एक बैडमिंटन प्लेयर थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स देखते हैं इसकी। तो कोविड-19 के कारण जो अर्जुन अवार्ड पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम, जिन्हें तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, का निधन जो है वो हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम और एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक सहित 60 फुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जो है वो जीते थे। उन्हें 2002 में पैरा एथलीट्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है से वो सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, वो एक पैरा एथलीट भी थे और साथ साथ वो एक बैडमिंटन प्लेयर भी थे, ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ थे। वह बैडमिंटन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के
चुनौतीपूर्ण सचिव के रूप में बने थे, जिसे अब 2000 में पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जिस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का नाम था रमेश टीकाराम, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और इनका निधन क्यों, कैसे हुआ? इनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि किस पैरा एथलीट या किस क्या बोलते हैं बैडमिंटन प्लेयर का जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था, उनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। तो ये दोस्तों निधन हुआ है रमेश टीकाराम का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।